यस वेलकम स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको डिटेल बताने आया हूं। जो लास्ट टॉपिक मेरा था सेल स्ट्रक्चर का, तो उसी को फर्दर आपको आज बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहले आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज हम पहले आपको डिटेलिंग करते हैं। तो इसमें समझ लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, और साथ ही साथ इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के नीचे आती है। ठीक, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट लेयर होती है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक, अब सबसे पहले समझ लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा किसने था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में किसने बताया? सिंगर एंड निकलसन ने। तो ये मॉडल जो है वो दिया था। और भी मॉडल हैं, लेकिन वो हायर क्लासेस में जैसे आप जाओगे 11th क्लास के अंदर जब आप पढ़ोगे तो उसमें और भी मॉडल्स आ जाएंगे आपके सामने। लेकिन फिलहाल आपके क्लास 9 के अकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ सिंगर एंड निकलसन के द्वारा जो दिया गया था वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर के एंड में थोड़ा सा बता दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा डायग्राम के साथ। ठीक है। अच्छा, अब आप देख लीजिए, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सिंगर और निकलसन ने दिया था 1972 में। अच्छा, अब देख लो, पहला पॉइंट यहां पर क्या आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि जितने भी सेल कंटेंट्स हैं, यानी कि ऑल द सेल कंटेंट्स आर एंक्लोज्ड इन ए सेल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कवर करती है? सारे के सारे सेल के कंटेंट्स को अपने अंदर रखती है। यानी कि चाहे आप उसके अंदर साइटोप्लाज्म की बात कर लो, न्यूक्लियस की बात कर लो, सेल ऑर्गेनल्स की बात कर लो, तो सारे के सारे जितने भी ये सारे सेल कंटेंट्स जो हैं वो किसके अंदर कंजर्व्ड है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही कंजर्व्ड है। इसलिए यहां पर लिखा एंक्लोज्ड। तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए। एंक्लोज का मतलब यानी कि अंदर रखना या इकट्ठा करके एक जगह संग्रहित रखना। ठीक। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका फ्लेक्सिबल। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी कैसी होगी बेटा? वो होगी फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीली होती है, सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं होती। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सारी चीजें पहले भी आपको बताई जा चुकी हैं। अच्छा, तो जब ये फ्लेक्सिबल होगी तो ये क्या करेगी? ये अलाउ करेगी किसको? फूड को किसके अंदर एंटर करने में? सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से एंगल्फमेंट, मैंने यहां पर जो पॉइंट लिखा है उसका मतलब हो गया कि फूड पार्टिकल्स को अंदर इनटेक करने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेम्ब्रेन हेल्पफुल होती है। तो सेल एंगल्फमेंट का मतलब ये समझ लो कि मीन जो फूड पार्टिकल है वो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जा रहा है, और इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और साइटोसिस का मतलब हो गया कि सेल के अंदर जाना। तो सेल के अंदर जो फूड पार्टिकल या दूसरे पार्टिकल जो अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया एंडोसाइटोसिस, और ये जो है ये होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्यों हो रहा है बेटा? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये एक तरह से इसकी स्पेशलिटी हो गई, किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या? कि फ्लेक्सिबल है, इसलिए अलाउ कर रही है किसको? अंदर मूवमेंट को। ठीक है। ऐसी इसका जस्ट रिवर्स है एक्सोसाइटोसिस। तो यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल, देखिए यहां पर अभी लिखा हुआ है आगे, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर भी जाएगा। ठीक, और जो फूड पार्टिकल्स हैं या जो भी दूसरे आपके मैंने मटेरियल्स लिखे हैं, जैसे आपका ये कह लो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स हो गया या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो गया, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो आ ही गए, लेकिन साथ ही साथ जो है गैसेस वगैरह भी आपकी अंदर बाहर आती जाती रहती है। तो ये सब पूरी टोटली जो है वो रेगुलेट किसके थ्रू होता है? सारा रेगुलेशन जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है। और ये सब चीजें क्यों कर पाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलेपन की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमेबल टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, इट अलाउज न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स टू एंटर द सेल एंड वेस्ट मटेरियल्स टू लीव द सेल। यही चीज जो भी मैंने आपको ऊपर यहां पर समझा दिया, वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत ज्यादा क्लियर करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है और साथ ही साथ परमिएबिलिटी आ गई। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है परमिएबल। यानी कि एक तरह से ये क्या खासियत है इसके अंदर? क्या खासियत आ गई कि मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो अंदर बाहर कब आता जाता है? जब वो परमिएबल होता है। यानी कौन परमिएबल होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको एक पॉइंट और बता दूं, याद रखिएगा,
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिनको आप होल्स भी कहते हो, यानी कि छेद होते हैं, तो उनकी वजह से भी डिफ्यूजन भी होता है और ऑस्मोसिस भी होता है। ये आपका होमवर्क भी है, समझ लो। आपको ये पॉइंट याद रखना है, डिफरेंस देखना है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। और दूसरा आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। फिर एक और समझ लो, पिनोसाइटोसिस। ये भी आपको समझना है कि पिनोसाइटोसिस का मतलब भी क्या होता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म अगर आपके अंदर की तरफ जा रही है सेल के अंदर विद हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन, तो वो प्रोसेस कहलाया जाता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और डिफ्यूजन द्वारा भी सब इसी में आता है, वो आपको क्लास 9 के अंदर पूरी बुक के अंदर डिटेलिंग दे रखी है। मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मुझे काफी कुछ चीजें कवर करनी होती हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपके पोषक तत्व होता है, जो पोषण के जरिए आपको मिलता है, यानी कि जो न्यूट्रिशन के थ्रू आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फूड क्या है? न्यूट्रिशन है। फूड के जरिए आपको क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है, और मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही आ जाती हैं। तो वो सारी मूवमेंट जो होगी वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होगी और उसकी परमिएबिलिटी की वजह से होगी, यानी कि वो अलाउ करेगा सब्सटेंस को मूव करने में अंदर और बाहर, ठीक है ना। और अच्छा, इसमें देख लीजिए दूसरे एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, वेस्ट मटेरियल, जाहिर सी बात है, जब आप ये जानते हो कि कोई भी फूड पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो फूड पार्टिकल अंदर जाने के बाद डाइजेशन भी होगा और उसका वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, ठीक। तो वो वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी के बाहर भी निकलेगा, तो जाहिर सी बात है वो परमेबिलिटी की वजह से ही निकलेगा। यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एंटरिंग और लीविंग ऑफ द मटेरियल जो है वो पॉसिबल हो रहा है किसके वजह से? परमेबिलिटी की वजह से, ठीक है। इस जगह पर थोड़ा सा मैं आपको और चीज बता दूं, अभी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में बताया, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमीबा मैंने यहां पर लिखा हुआ था, क्योंकि कभी कभी समझाने में थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आप देख लीजिए एक चीज सिमेट्री में सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो अमीबा के अंदर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों देखने को मिलेगा। अभी जो चीज मैं आपको समझा रहा था, देखिए होता क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है और परमेबिलिटी भी है, तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपके सॉलिड्स और सॉल्वेंट्स को, मिनरल्स को, ठीक है, इन सबको अंदर बाहर एक्सचेंज कर सकता है विद द एनवायरमेंट। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर एबल टू पास फ्रीली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक एमिनो एसिड्स, शुगर्स केयरफुल्ली रेगुलेटेड। यानी कि यहां पर ये चीज देख लीजिए आप कि जितने भी ये सब प्रोसेस मैंने अभी बताया, आपको डिफ्यूजन का भी नाम लिया, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि सारे के सारी ये सारी चीजें एक सिंगल सेल के अंदर होती हैं, परफॉर्म होती हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिए, जो आपके को मैं एक होमवर्क के तौर पे फिर से बोल रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 4 टाइप्स होती हैं, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये आप इन 4 पॉइंट्स को, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप इसको चेक कर लेना, देख लेना। आसान है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आप लोग को समझने में नहीं आएगी। अगर कुछ आती है, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो, तो प्लीज लीव द कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें कि सर हमें इस बारे में और थोड़ा बता दिए, तो मैं आपको उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक। तो आई थिंक दैट ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कहने का सेंस आपको पता लग गया कि सारी चीजें, चाहे वो आपके गैसेस हो, लिक्विड्स हो, ठीक है, या फूड पार्टिकल्स है, ठीक, तो वेस्ट मटेरियल है, ये सब आपका एक्सचेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, ठीक है। और ये सब पूरा जो हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक। एंड इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर और भी लिखे हैं ब्लू में, आप देख लो, इसको समझ लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फंक्शन आ गया बेटा, ठीक ना। तो फंक्शन कर में जल्दी से आप देख लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, किससे? बाहरी एनवायरमेंट से, ठीक है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंट में, अगर आप देख लें तो चाहे वो आपके अमीबा हो गए, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक ना, तो वहां का एनवायरमेंट से उनको बचाने में कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक्सट्रीम एनवायरमेंट में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक। दूसरा आ गया शेप। शेप के बारे में देख लीजिए, यानी कि जो आकार होता है किसी भी सेल का, पर्टिकुलर शेप जो होता है वो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की
हेल्प से। ठीक है, यानी कि क्योंकि कहीं ना कहीं कस करके रखेगी, कसाव बना के रखेगी किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म और बाकी मटेरियल्स के लिए, और वो एक पेरीफेरी हो जाती है, यानी कि आउटर कवरिंग हो जाती है, पेरीफेरी बन जाती है। ठीक है, जो सेल को इंटैक्ट रखने में, उसके मटेरियल को इंटैक्ट रखने में भी हेल्प करती है। तो इस वजह से शेप भी उसको मिल गया, प्रोटेक्शन भी उसे मिल गया, और साथ ही साथ ये तो मैंने पॉइंट आपको तीसरा वाला बता ही दिया है, मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव। इसी के अंदर ही आपका एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस भी आ गया, पिनोसाइटोसिस भी इसी के अंदर ही आ गया। ठीक है, और डिफ्यूजन का मतलब आप समझ ही गए कि कंसेंट्रेशन से लेके लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना, यानी कि जहां पर ज्यादा एक्युमुलेशन होगा मटेरियल का या मॉलिक्यूल्स का, वो वहां से छितर करके लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे आप एसेंस जलाते हो, अगरबत्ती वगैरह जलाते हो, आप एक तरफ लगा दो, धीरे धीरे उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। तो कंसेंट्रेशन इधर की तरफ ज्यादा हो गया, यानी कि जहां पे आपने अगरबत्ती लगाई है उस जगह कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया, और वो फिर हायर से लोअर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया, चीजें आपके सामने हैं सारी। अब थोड़ा इस पॉइंट पर और देख लो, यहां पर भी एक मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो अब देखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई किससे है, ये पॉइंट भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। शॉर्ट में मैंने लिखा है क्या, 75% फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड, यानी कि ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स का मतलब फॉस्फोरस और लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो फैट की फॉर्म हो गई, और फॉस्फो का मतलब हो गया फॉस्फोरस से। हाँ तो बेटा देखिए, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसलिए मैंने उसको करेक्ट करी है। फॉस्फो जल्दी में क्या होता है कि मुझे जल्दी लिखना होता है वीडियो बनाने के लिए, तो कभी कभी थोड़ा सा स्पेलिंग में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे से और ध्यान रखेंगे। तो फॉस्फो का मतलब हो गया फॉस्फोरस, और लिपिड्स का मतलब हो गया फैट्स। तो 75% में आपका फॉस्फोरस और लिपिड से मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। साथ ही साथ और भी दूसरे कंटेंट्स आ जाते हैं। 25% में प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसेक्राइड्स, ये सब आप जानते हो। प्रोटीन तो आप जानते हो कि प्रोटीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या हो गया कि ये स्टेरॉल्स होते हैं। ठीक है, और आपकी बॉडी के लिए जरूरी भी होते हैं, सेल वॉल वगैरह हो गया या सेल मेम्ब्रेन वगैरह में। ठीक है, इसको बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्ट्रॉल की एक फॉर्म हो गई। हायर क्लासेस में और बताऊंगा, अगर टाइम मिलेगा तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर भी कुछ पॉइंट्स आपको मतलब की पॉइंट्स के तौर पर लिख दूंगा, ताकि आप उस चीज को और देख लें। अच्छा, पॉलीसेक्राइड्स तो क्या है, ये तो आपके वैसे भी शुगर ही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अब आप समझ गए कि फॉस्फोलिपिड्स मेन है, 75% इनका जो है ये रेशियो सबसे ज्यादा पाया जाएगा, बाकी 25% में ये तीनों पाए जाएंगे। तो ओवरऑल मिला करके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सारे कंटेंट से मिलकर बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो, हाँ तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है सामने। ठीक है, ये सब मैंने अभी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही समझाया था, ये आप पढ़ लेना, बाकी मेरा वीडियो है आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अब सेल वॉल के बारे में बताते, वैसे सेल वॉल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं अकॉर्डिंग टू क्लास 9th। ये आपके लिए सामने है, आप इसमें देख लो। सेल वॉल जो है वो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग। ठीक है, किसके अंदर, प्लांट्स में, बैक्टीरियल सेल के अंदर, फंगस में और अलगी में। मतलब अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये ऊपर लेयर पाई जाती है सेल वॉल की, इसलिए इसको हम आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये पता लग गया। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि किसके अंदर पाया जाता है, इनके अंदर पाया जाता है, अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हायर एनिमल्स में, जैसे कि आप अगर इंसेक्ट से लेकर के हमारी बात कर लें, क्योंकि ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, हायर एनिमल्स में हम सभी लोग आ जाते हैं, तो हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर जैसा कि अभी मैंने बताया, आउटरमोस्ट सबसे ऊपरी लेयर होती है, सख्त होती है, रिजिड होती है, कठोर मानी जाती है, और साथ ही साथ ये लेकिन फ्रीली परमेबल भी होती है, मतलब ये अलाउ करती है हर एक सॉलिड्स और सॉल्वेंट्स को, यानी कि चाहे वो आपके छोटे हो या बड़े हो मॉलिक्यूल्स, हर तरह के मॉलिक्यूल्स का अलाउ करती है अंदर जाना, अंदर जाने देने, अंदर अलाउ कर देती है, जाने देती है। लेकिन जो अब सेल के अंदर जो जाएगा, कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है उसे कंट्रोल करने का।
अच्छा, फिर उसके बाद प्लांट्स में अगर आप देखें तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये हमेशा पूछा जाता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगर सेल वॉल जो बनी है, सेल वॉल किससे बनी है, वो सेलुलोज की बनी है। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, और फंगस के अंदर ये बनी होती है काइटिन। अभी आपके क्लास 9 के अकॉर्डिंग फिलहाल यही याद रखना है कि सेलुलोज प्लांट्स में, पेप्टिडोग्लाइकन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल के सेल के अंदर, और काइटिन फंगस सेल के अंदर सेल वॉल बनी होती है बस। अच्छा, अब लास्ट में आप देख लो, इसका कुछ फंक्शन आ गया सामने। वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि सेल वॉल जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है किसको, किसी भी लिविंग सेल को। खास तौर से इन सारी सेल्स की बात आ रही है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर जो है अगर आप कहो तो सहने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सेल वॉल। ठीक, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कर ही रही है, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर आ गई इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल। ठीक, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के साथ साथ ये सपोर्ट भी कर रही है। ठीक है, सपोर्ट इस तरीके से कि अब जो अंदर के कंटेंट्स हैं उनको मेंटेन करके रखना। अगर मान लो कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट हो सकती थी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, लेकिन अब सेल वॉल की वजह से वो बस्ट नहीं होगी। कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट प्रोवाइड मिल रहा है, सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है, किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। ठीक है ना, तो इसलिए सर्वाइव करने के चांसेस ऐसे सेल्स के अंदर एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर बाद में लास्ट पॉइंट जो है वो डेफिनिट शेप। तो शेप का काम तो दोनों का ही हो गया, सेल वॉल भी डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी जो फंक्शन होता है वो शेप प्रोवाइड करने का होता है। दोनों का फंक्शन सेम है, यानी कि पर्टिकुलर शेप को प्रोवाइड करने में कोई भी आपका लिविंग सेल हो गया, ठीक है ना, तो इन सबके शेप को मेंटेन रखने में कहीं ना कहीं सेल वॉल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखूंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको मैं साइटोप्लाज्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट्स में आपका मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि भाई आप और क्या चाहते हो, ताकि मैं और इम्प्रूव करके आपके सामने आ सकूं, आपको और अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।